हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो कंस्ट्रक्टर देखते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं? ये भी एक टाइप के फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। जो कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे अपने आप ही कॉल हो जाते हैं। जो क्लासेस होती है ना, जैसे क्लास अपन लिखते हैं टेस्ट, उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स इंटीजर ए और कुछ फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, मेंबर फंक्शंस ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का है। अब इसमें स्पेशल क्या है वो देखते हैं। स्पेशल ये है कि ये अपने आप कॉल होता है, ठीक है। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लासेस का, तो ये अपने आप कॉल होता है। और दूसरा इसमें स्पेशलिटी क्या है कि जो इसका नाम होगा ना, इस फंक्शन का नाम होगा, वो क्लास के नाम पे डिपेंड होगा। मतलब क्लास का नाम और इस कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा, ठीक है। ओके, और देखते हैं ये जनरली किस लिए यूज होते हैं। ये जो डाटा मेंबर्स होते हैं ना, उनको इनिशियलाइज करने के काम आते हैं, वो भी हम देखेंगे। इट हैज द सेम नेम एज द क्लास। ओके, ये देख लिया। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव ए रिटर्न वैल्यू। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। से हर फंक्शन का रिटर्न वैल्यू होता है, वॉइड, इंट, फ्लोट, कुछ भी, ये स्ट्रिंग। लेकिन इसका क्या नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का क्या नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता। वैसे ये एक है फंक्शन ही, लेकिन इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या किया कि हेडर फाइल्स लगा दी। उसके बाद में क्या किया मैंने, एक STU नाम से क्लास बनाई। उस क्लास के अंदर मैंने डाटा मेंबर्स क्या क्या रखे। एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर रखा, RNR नंबर, उसका नाम रखा। और उसके बाद में मैंने क्या किया, अब कंस्ट्रक्टर डिफाइन कैसे करेंगे कि जो क्लास का नाम होता है वही सेम नाम किसका होता है, फंक्शन का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। उसके बाद में ये ब्रेसेस, और उसके बाद में क्या कर देंगे, हम अपनी डेफिनेशन स्टार्ट कर देंगे उस फंक्शन की। तो उस फंक्शन में अब क्या कर रहा हूँ मैं, सी आउट एंटर द रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद में क्या ले रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ यूजर से। उसके बाद में प्रिंट कर रहा हूँ एंटर द नेम। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, इनपुट ले रहा हूँ नेम यूजर से। तो इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, एक डिस्प्ले फंक्शन है, उसको रोल नंबर और नेम में प्रिंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ना, STU एस एस, मैंने एक एस नाम से क्या कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, क्रिएट होते ही इसको कॉल कर देगा। इसको कॉल किया इसने, फिर मेरी स्क्रीन पे क्या क्या आया, प्रिंट हुआ एंटर द रोल नंबर, ठीक है। फिर मैं इसको यूजर इनपुट दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, 20 दे दिया मैंने, ठीक है। फिर एक बार और ये प्रिंट करेगा एंटर द नेम, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं इसको इनपुट दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, कमल दे दिया मैंने, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने सिर्फ क्या किया है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही अपने आप कॉल हो जाएगा। तो इसने अपने आप कर लिया ये, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या कॉल कर दिया, एस डॉट डिस्प्ले। मैंने डिस्प्ले फंक्शन को प्रिंट कॉल कर लिया। तो अब डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, मेरे को रोल नंबर और नेम प्रिंट करा के देगा। तो मेरे को अब आउटपुट क्या मिलेगा, 20 और कमल, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब देखते हैं, कंस्ट्रक्टर भी तीन टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट वाला क्या होता है, डिफॉल्ट। दूसरा क्या होता है, पैरामीटराइज्ड। तीसरा क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखते हैं, जो अपन ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी जो कंस्ट्रक्टर देखा ना, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। उसके अंदर अब डिफाइन करते हैं कि क्या क्या होता है। डिफॉल्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होती उसे। इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, एक कंस्ट्रक्टर की क्लास बनाई, और अपन ने देख लिया कि जो कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन होगा ना, वो सेम नाम रखेगा क्लास के नाम पे, ठीक है। और उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ ए और बी को, ठीक है। तो ये क्या है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मतलब इसको
कोई भी आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, इसको कोई भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा टाइप ये भी बोल सकता हूँ, ये भी डिफॉल्ट ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नो पैरामीटर्स। तो ये तो अपना हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब दूसरा देखते हैं पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं कंस्ट्रक्टर को। ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैंने एक क्लास बनाई पॉइंट नाम से। मैंने पब्लिक में क्या लिया, दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए इंटीजर टाइप की, एक्स और वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ। पॉइंट नाम सेम होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ क्या दे रहा हूँ उसको, आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैंने क्या दे दिए यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। तो ये आर्ग्यूमेंट्स देने से क्या हो जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और उस आर्ग्यूमेंट से मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास डाटा मेंबर्स थे ना, उनको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया अपना पैरामीटराइज्ड। अब मान लो मैं इसको पास करना चाहूँ, अब इसको इसको कॉल कैसे करूंगा, जैसे अपन ने बोला है कि किसी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। लेकिन पैरामीटराइज में अपन को क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट डाल के जितने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं ना उसे, जितने हमने हमने पैरामीटर दिए हैं उसको, उतनी वैल्यूज देनी पड़ती है उसको। एक फंक्शन की तरह ही है ये, कि उसको पैरामीटर दे के अपन ने कॉल कर लिया। तो ऐसे ही अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। अब मैं यहाँ पर पी वन डॉट एक्स और पी वन डॉट वाई प्रिंट करूंगा ना, तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करके देगा। और वो क्या होगी, 10 और 15 होगी। ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ चला गया और 15 यहाँ चला गया, और 10 वैल्यू एक्स में चली गई और 15 वैल्यू वाई में चली गई। तो ये अपना क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो इसके अंदर अब एक चीज देखते हैं, मैं ऐसे कितने बना सकता हूँ। ठीक है। जरूरी है देखते हैं कि एक ही बना सकता हूँ या फिर दो बना सकता हूँ या कितने बना सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैं कितने भी बना सकता हूँ, मोर देन वन। ठीक है। बस अपन को क्या ध्यान में रखना है कि अगर मैं जो चीज दे रहा हूँ ना उसको पैरामीटर्स, उनके डाटा टाइप चेंज कर दूं या तो, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दूं, कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। ठीक है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब एक ही क्लास के अंदर हम मोर देन वन कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ना, तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाती है। उसमें क्या होता है कि मतलब हम कुछ ना कुछ पैरामीटर उसके अंदर चेंज कर देते हैं। और जब हम उसको कॉल करते हैं तो हम जो उसको पैरामीटर्स देते हैं ना यहाँ पर, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि मेरे को कौन सा कंस्ट्रक्टर चूज करना है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है। अब अपना थर्ड वाला देखते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। इसके अंदर क्या होता है, ये सेम होता है जैसे किसी वेरिएबल को मैं दूसरे वेरिएबल में असाइन कर दूं। जैसे मैंने दो वेरिएबल क्रिएट क्रिएट कर लिए, एक्स वाई। एक्स की वैल्यू मैंने दे दी 10। अब मैं वाई को मैं एक्स से इनिशलाइज करूंगा, तो इसका मतलब हो गया कि मैं ये जो एक्स की वैल्यू है ना, वाई के अंदर कॉपी करना चाह रहा हूँ। ठीक है। सेम यहाँ पर है, बस जो एक्स और वाई की जगह क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि अपन को जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्सप्लिसिट के अंदर होती है। तो देखते हैं इम्प्लिसिट कैसे वर्क होता है। ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आता ही है अपन को, उस क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है। और ब्रैकेट्स में हम क्या देते हैं, जो जिसकी वैल्यू, जिस ऑब्जेक्ट को हम दूसरे को असाइन करना चाह रहे हैं, जिसको कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वन की कॉपी किसको भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू को। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू को जितनी भी वैल्यू होगी ना, वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट वन की जो जितनी सारी वैल्यू होंगी ना, ऑब्जेक्ट टू के अंदर चली जाएंगी। ठीक है। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू है ना, ये दोनों सेम क्लास के होने चाहिए। ये नहीं है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्लास के हो रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों मस्ट बी ऑफ द सेम क्लास। ठीक है। या तो फिर ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों वर्क करेंगे। अब एक्सप्लिसिट में देखते हैं कि अपन
अगर यूजर डिफाइंड अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सैंपल क्लास क्रिएट कर ली, इंटीजर एक्स, इसका एक डाटा मेंबर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सैंपल एक्स, ये तो क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। अब ये वाला हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये कैसे हो वो देखते हैं। अब कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है ना, वो क्लास के नाम का ही होता है, ठीक है। तो सैंपल यहाँ पर क्लास का नाम है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने क्या रख दिया, सैंपल, ठीक है। अब इसमें इनपुट क्या दूंगा मैं, इसमें इनपुट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे दूंगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम, ये क्लास का नाम सैंपल, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस टी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा x इक्वल्स टू टी डॉट एक्स। अगर यहाँ पर y होता तो y इक्वल्स टू टी डॉट वाई, ऐसे सारे वैल्यू क्या कर देता मैं, असाइन कर देता। फिर मेन के अंदर क्या करते हैं अपन, अब क्या करेंगे, एक सैंपल का मैंने ऑब्जेक्ट वन क्रिएट कर लिया, और ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी है, 10 रख दी। अब ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करने जा रहा हूँ। वो कैसे करूंगा, मैंने एक ऑब्जेक्ट टू डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक है, सैंपल क्लास का। अब उसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वन पास कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट वन जैसे ही पास हुआ, ये सैंपल, ये भी सैंपल क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका रेफरेंस चला जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना, वो ही करंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट टू को असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वन की जितने भी वैल्यूज थी वो ऑब्जेक्ट टू को असाइन होगी। अब ऑब्जेक्ट टू डॉट एक्स करूंगा ना मैं, तो मेरे को ये क्या देगा, ये मेरे को 10 देगा, ठीक है। वही जो ऑब्जेक्ट वन के एक्स की वैल्यू थी वही देगा मेरे को, ठीक है। तो ऐसे कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कंस्ट्रक्टर के। पहला तो ये है कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा ना, वो क्लास के नाम के इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा, कंस्ट्रक्टर का जो रिटर्न टाइप होता है ना, वो कुछ नहीं होता, मतलब इसमें रिटर्न टाइप लिखते ही नहीं है हम। फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर में मेन डिफरेंस यही है कि फंक्शंस का रिटर्न टाइप होता है और कंस्ट्रक्टर का नहीं होता, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये अपन ने देख लिया। जब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। इट मस्ट बी प्लेस इन पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा जब हम कंस्ट्रक्टर फॉर्म करेंगे, बनाएंगे ना, तो उसको कहाँ प्लेस करेंगे, पब्लिक सेक्शन में ही प्लेस करना है, ठीक है। नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो पब्लिक सेक्शन की चीजें है ना, वो ही आउटसाइड एक्सेस हो सकती है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की नहीं हो सकती। इसलिए क्या करना है अपन को, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में ही रखना होगा। If we do not specify a constructor, C++ compiler generates a default constructor for object. हाँ, अगर मान लो अपन ने कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया वहां पर, ना डिफॉल्ट किया, ना पैरामीटराइज्ड किया, ना कॉपी कंस्ट्रक्टर किया, तो जो सी प्लस प्लस कंपाइलर क्या समझेगा, क्या करेगा, वो एक खुद का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेगा, ठीक है। उसके अंदर ना तो पैरामीटर्स होगा, ना इम्पटी बॉडी होगी। जैसे मैं मान लो टेस्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, उसका बनाया नहीं, तो सी प्लस प्लस कंपाइलर क्या करेगा, ये कर देगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर बना देगा टेस्ट क्लास का, ठीक है। ना उसके पैरामीटर होंगे, ना उसकी बॉडी होगी, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा विद नो बॉडी। अब देखते हैं, कंस्ट्रक्टर की तरह ही एक डिस्ट्रक्टर होता है, जैसे नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर तो कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम आता है, कुछ इनिशियलाइज या कुछ मेमोरी असाइन करने के काम आता है, ठीक है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना कंस्ट्रक्टर की वजह से, उसको डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। जो मेमोरी इसको एलोकेट हुई है ना, उस मेमोरी को फ्री करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल फंक्शन है कंस्ट्रक्टर की तरह, ठीक है। इसका नाम और इसको मतलब कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो देखते हैं। ये भी जो क्लास का नाम होता है ना,
सेम नाम इसका होता है। बस इसमें और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है? जो डिस्ट्रक्टर होता है ना, वो टिल्ड से स्टार्ट होता है, टिल्ड, और फिर क्लास का नाम, क्लास नेम, फिर एज यूजुअल अपन को डेफिनेशन लिखनी है डिस्ट्रक्टर की। ठीक है, बस ये डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ये नहीं होता टिल्ड, और डिस्ट्रक्टर के अंदर ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन डिस्ट्रक्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपन एक से ज्यादा है ना डिस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रक्टर क्या होता है? मेमोरी फ्री करने के काम आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। जब एक डिस्ट्रक्टर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फिर दूसरा किस काम का? तो इसलिए एक ही डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं अपन। इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर, ओके, ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप स्पेस, सॉरी। ठीक है, ये कब कॉल होता है डिस्ट्रक्टर? जब जब जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका स्पेस खत्म हो जाता है। ऐसे मान लेते हैं अपन अपने टर्म में, कि जब अपना प्रोग्राम खत्म हो जाता है ना, जो मेन फंक्शन का पूरा एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसके बाद में डिस्ट्रक्टर काम करता है। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? टिल से स्टार्ट होता है, क्लास का नाम होता है, फिर वही उसकी बॉडी। ठीक है, ऐसे। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं डिस्ट्रक्टर का। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई टेस्ट के नाम से। पब्लिक में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फॉर्म कर लिए। कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, और डिस्ट्रक्टर में क्या कर रहा हूँ मैं, डी प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया टेस्ट क्लास का, टी नाम से। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ना, ये सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये कॉल हुआ, उसके बाद में ये इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो इसने क्या कर दिया, सी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आए, ठीक है, रिटर्न जीरो, प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रोग्राम खत्म होता है, होते ही ये क्या करेगा, जो उसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था ना, उसके बाद में क्या करेगा, अब ये डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, डी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये अपना आउटपुट होगा। मान लो मैं यहाँ पर टेस्ट मल्टीपल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लूँ, T1 T2 T3 T4। ठीक है, फिर रिटर्न जीरो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सी, फिर उसके बाद में इसका होगा सी, फिर उसके बाद में इसका होगा कंस्ट्रक्टर सी, फिर इसके बाद में इसका होगा सी। ठीक है, फिर रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, फिर इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा डी, फिर इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा डी, इसका डी, इसका डी। तो आउटपुट क्या आएगा, सी 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 सी, डी 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 डी। ये इसका आउटपुट होगा। तो इस ऑर्डर में चलेंगे, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट टर्मिनेट होगा, फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, थैंक यू।